दत्त सोनोने का विशेष तौर पे नाम लेना चाहूँगा कि वो कंधे से कंधा मिला के हमारे साथ जो है हमेशा हमेशा खड़े रहते हैं। और इसी प्रकार सुशील यादव जी, श्री अपने शिवाजी राव ढवड़े जी, अपने भोसले जी, विवेक भोसले जी और सभी मातृशक्तियाँ यहाँ जो उपस्थित हैं, बहुत से नाम में हो सकता है छूट जाए मेरे से, हमारे सौमित्र शिंदे जी, अनिरुद्ध जी, बहुत सारे हमारे महेंद्र काले जी, हमारे हेमंत चौहान जी बहुत मतलब हम लोग को सहयोग करते रहते हैं। इसी प्रकार हमारे मोहल्ले से भी बहुत सारे लोग आए हुए हैं, वो भी हमको हमेशा सपोर्ट करते हैं। मिश्रा जी हमें, मुकेश मिश्रा जी है, श्रीवास्तव जी, अखिलेश श्रीवास्तव जी, मैं सभी का यहाँ आपका अभिनंदन करता हूँ। साथ ही हमारे सोमवंशी समाज से यहाँ लोग आए हुए हैं, उनका मैं बहुत बहुत अभिनंदन अभिवादन करता हूँ। नहीं, हाँ ले लें सबका, नहीं वो तो अंडरस्टूड है। सभी मातृशक्तियों को मैं वंदन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। आप लोग यहाँ उपस्थित हुए इस कार्यक्रम में आप लोग उपस्थित हुए। साथियों, आज हम 396वीं छत्रपति शिवाजी महाराज की जयंती मनाने के लिए यहाँ उपस्थित हुए हैं। निश्चित रूप से हमारे लिए ये बहुत ही गौरव की बात है। छत्रपति शिवाजी महाराज की जयंती जहाँ हम महाराष्ट्र में और अन्य क्षेत्रों में देखते हैं, खासतौर पर महाराष्ट्र में इतनी भव्य दिव्य तरीके से मनाई जाती है, लेकिन हमने यहाँ एक शुरुआत करी है और आप लोगों का प्रतिसाद धीरे धीरे मिल रहा है। निश्चित रूप से इसका स्वरूप बड़ा होगा और उपलब्धियाँ भी हमें प्राप्त हो रही है। ये हमारे कमलेश भैया का हमारे ऊपर अनुग्रह है, हमारी पार्षद सोनिया जी का और हमारे विंदेश भापकर, प्रतिभा विंदेश भापकर, क्योंकि विंदेश जी का भी उतना ही इसमें सहयोग है जितनी भागदौड़ वो करते हैं। तो इन लोगों का सबका सहयोग मिल रहा है हम लोग को और हम लोग अग्रसर हो रहे हैं अपनी सफलता की ओर। निश्चित रूप से ये जो उद्यान हम लोग को मिला, आपको ज्ञात होगा कि ये जगह मुझे लगता है कि कम से कम 18 से 20 हज़ार रुपये फुट वाली जगह है ये, जहाँ हम बैठे हुए हैं। और ऐसी जगह कमलेश भैया ने हम लोग को और इन लोगों पार्षद महोदय ने हम लोग को ये प्रदान की है। हम उनका बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं। निश्चित रूप से छत्रपति शिवाजी के बारे में बोला जाए, जितना बोला जाए उतना कम। आज छत्रपति शिवाजी महाराज जी के बारे में जो सुना पढ़ा जाता है, वो मुझे लगता है कि बहुत ही कम हम तक पहुंच पाए हैं। और इसका निश्चित रूप से कुछ कारण जो है, हमारे जो पहले की व्यवस्थाएं थी, जिनके कारण हमारे महापुरुषों का जो है उनका नाम जो है बहुत आदर से, सम्मान से, बहुत जगह इसका जितना उनको गुणगान होना चाहिए था उतना गुणगान उनका हुआ नहीं। जितना सम्मान उनको मिलना चाहिए था शुरू के समय में, उतना सम्मान उनको मिला नहीं है। और इस कारण से हम ये देखते हैं कि आज जो है ऐसी व्यवस्थाएं बन गई हैं कि हमारी आने वाली पीढ़ी, जिसको कि बहुत सा हमारे महापुरुषों के बारे में, जिन्होंने इस देश के लिए अपना सब कुछ निछावर कर दिया, ऐसे महापुरुषों के बारे में उनके पास जानकारी नहीं है, ना ही वो बहुत ज़्यादा केयर करते हैं इस बात। इसके लिए जिम्मेदार बहुत कुछ हमारी पीढ़ी और हमारी इसके पहले की पीढ़ी। आप देख रहे होंगे कि न जाने इसके पहले की व्यवस्था ऐसी थी कि जिन लोगों का गुणगान वंदन होना चाहिए था, उनका गुणगान वंदन तो नहीं हुआ, बहुत कम हुआ। लेकिन जिनका गुणगान वंदन नहीं होना चाहिए था, ऐसे लोगों का बहुत गुणगान किया गया। और उसी के कारण आज हमारी जो आगामी पीढ़ी है, भावी पीढ़ी है, उसको ये झेलना पड़ रहा है कि उसको हमारे साहित्य के बारे में, हमारे धर्म के बारे में, हमारे समाज के बारे में, हमारे वीर पुरुषों के बारे में बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं। इस व्यवस्था को बदलना होगा। निश्चित रूप से ये व्यवस्था बदलेगी। अब जो व्यवस्थाएं हैं ऊपर, जो कोई भी क्रांति जो होती है, हम सोचते हैं कि नीचे से होती है, नहीं। क्रांति होगी जब ऊपर का नेतृत्व जो है, जो सकारात्मक सोच वाला होगा, हमारे महापुरुषों को महिमा मंडित करने वाला होगा, हमारे धर्म के प्रति संवेदनशील होगा, हमारे समाज के प्रति संवेदनशील होगा। जब ऐसा नेतृत्व हमको प्राप्त होगा, तब वो धीरे धीरे परिस्थितियाँ बदलती है। आज ऐसा है, हम देख रहे हैं, किसी का नाम लेने की ज़रूरत नहीं, हम देख रहे हैं कि हमारे केंद्रीय नेतृत्व हो, हमारे स्टेट के नेता हो, हमारे लोकल के नेता, सभी इस बात में लगे हैं कि हमारी संस्कृति कैसे संपन्न होगी, कैसे सुरक्षित रहेगी, हमारा धर्म कैसे सुरक्षित होगा, हमारे महापुरुषों के वंदन अभिनंदन कैसे होगा, उनका गुणगान कैसे होगा। इस बारे में हमारे सभी
महापुरुष लोग लगे हुए हैं। निश्चित रूप से हम ये जो हमें आज आप सब लोगों को यहाँ बुलाकर और स्वागत करने का, अभिनंदन करने का जो अवसर मिला, हम अपने आप को धन्य मानते हैं। मैं आप सब लोगों को इसकी भूमि पूजन की बधाई देता हूं और निश्चित रूप से आप ये समझिए कि अगले साल मुझे जैसा अंदर से आभास हो रहा है, और हमारे भाई साहब जो मुस्कुरा रहे हैं, मुस्कुराते हैं वो, लेकिन काम बहुत बढ़िया करते हैं। तो निश्चित रूप से समझिए कि अगले साल ऐसी प्रतिमा जिसके लिए उद्घाटन के लिए सभी लोग लालायित होंगे, ऐसी प्रतिमा एक यहाँ स्थापित होगी, जो संभवतः मुझे लगता है, जो मेरी परिकल्पना, मेरी अंदर जो भाव है, जो मैंने संकल्पना रखी है कि सिंहासनाधीश प्रतिमा मुझे लगता नहीं कहीं और स्थापित है। ऐसी प्रतिमा हम जबलपुर में इतिहास रचेंगे, स्थापित करेंगे। और इसके लिए जो भी हमारे सहयोगी, हम उनका सबका बहुत बहुत आभार और धन्यवाद मानते हैं। हमारे भापकर जी भी हमारे बीच में आ गए हैं, उनका भी वंदन, अभिनंदन। उनका बहुत सहयोग है हमको, उनकी भागदौड़, उनकी जो तकलीफ है अंदर समाज के प्रति, उसके लिए हम सब जोरदार तालियों से भापकर जी का अभिनंदन करेंगे। इसी के साथ मैं यहाँ पर आमंत्रित करता हूँ, हमारे भाई साहब को बहुत कहीं जाना है, तो मैं पहले चंद्रशेखर जी को कर लूँ भैया। मैं हमारे वक्ता, बहुत साहित्यकार, पत्रकार और बहुत ही वाणी के धनी ऐसे हमारे चंद्रशेखर जी शर्मा, अध्यक्ष, संभागीय अध्यक्ष श्रमजीवी पत्रकार परिषद, उनको यहाँ आमंत्रित करता हूँ। हमारे बीच में एक बहुत ही खुशी की बात है कि विलोक पाठक जी भी हमारे बीच में उपस्थित हैं। विलोक पाठक जी हमारी अनुशासन समिति के अध्यक्ष हैं और उनके अनुशासन के कारण पूरा श्रमजीवी पत्रकार परिषद जो है वो एकदम ऐसी तेजी से चल पड़ा है और सही रास्ते पे चल रहा है। तो मैं आदरणीय चंद्रशेखर शर्मा जी को आग्रह करता हूँ कि वो अपना उद्बोधन यहाँ सबसे पहले माँ तुलजा भवानी के श्री चरणों में नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ इस भारत की भूमि के उस जाबाज वीर योद्धा जिन्हें हम आज याद कर रहे हैं, ऐसे परम सम्मानीय, परम वंदनीय, परम पूजनीय, जिन्हें अगर छत्रपति शिवाजी महाराज के नाम से ये देश ही नहीं बल्कि तमाम विश्व के अनेक देश जिन्हें जानते हैं। आज उनकी 396वीं जयंती पे मैं उनको श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ। आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि की शोभा बढ़ा रहे संस्कार धानी की राजनीति के एक ऐसे सशक्त हस्ताक्षर, सहज, सरल, विनम्र और हमेशा मुस्कुराने वाले, अपनी वाचाल बुद्धि से, अपनी वाक पटुता से तमाम विपक्ष को भी ध्वस्त करने वाले आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि मेरे बड़े भाई सम्मानीय कमलेश अग्रवाल जी, जो कि इस क्षेत्र के पार्षद भी हैं, सम्मानीय पार्षद द्वय भाभी सम्मानीय सोनिया जी, सम्मानीय प्रतिभा जी, सम्मानीय विंदेश भास्कर जी, संस्कार धानी से लेकर राजधानी तक तमाम पत्रकारों का नेतृत्व करने वाले राष्ट्रीय श्रमजीवी पत्रकार परिषद के राष्ट्रीय संयोजक, कचनार क्लब के वरिष्ठ सदस्य और इस संस्कार धानी की लेखन के धनी सम्मानीय नलिन कांत वाजपेयी जी, हम समेत पत्रकारों की एक अनुशासन समिति है प्रदेश स्तर पर, उसके प्रदेश प्रभारी का दायित्व संभाल रहे सम्मानीय विलोक पाठक जी, जो कि खुद मां मक्कर वाहिनी परिवार के वरिष्ठ सदस्य हैं, सम्मानीय अवधेश शर्मा जी, इस कार्यक्रम के जो सूत्रधार हैं। वास्तव में लोगों को एकत्रित करना, उनको एक माला में पिरोना और उनको एक जगह बिठाकर इतने हर्षोल्लास से अपने इष्ट की जयंती या जन्मदिवस को मनाना, ये बहुत बड़ा काम होता है। और पिछले लगभग 1 माह से निरंतर वो इस काम में सक्रिय हैं। जब से वो गंगा में स्नान करके लौटे हैं, नई ताजगी और नए एहसास के साथ वो यहाँ आए हुए हैं। ऐसे सम्मानीय तरुण सोनाने जी, अवधेश शर्मा जी, भाई मुकेश मिश्रा जी और सभी उपस्थित लोग जिनको मैं नाम से भी जानता हूँ, नहीं भी जानता हूँ, उन सभी को मैं आज के इस कार्यक्रम में स्वागत करता हूं। चूँकि आज संस्कार धानी में प्रदेश के मुख्यमंत्री जी का कार्यक्रम है और एज ए प्रोटोकॉल हमारे तीनों पार्षदों को वहां रहना चाहिए था, परंतु उन्होंने प्रोटोकॉल को तोड़ते हुए अपने लोगों के बीच अपने कार्यक्रम में आना पहले पसंद किया। इसलिए मैं इनके लिए एक बार जोरदार ताली बजाकर
हम तीनों का अभिनंदन करें। समय की बहुत कमी है, आपको भी और आप दोनों पार्षदों को जाना है, चूँकि उद्बोधन बहुत लंबा भी हो सकता है, परंतु आज हम जिस व्यक्तित्व को याद करने बैठे हैं, निसंदेह एक समय वो था जब मुगल लोग जिसके नाम से थर थर काँपते थे, महज 15 वर्ष की आयु में जिन्होंने किले का युद्ध जीता हो, ऐसे महामानव, ऐसे छत्रपति शिवाजी महाराज की जयंती पे 396वीं जयंती पर मैं उनको अपने चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं और ये विश्वास दिलाता हूं कि भूमि पूजन का काम तो आज जिस व्यक्तित्व के हाथों हुआ है, ये मान के चलिए कि वो इस मूर्ति के लोकार्पण में भी अहम भूमिका निभाएगा। ऐसा मुझे विश्वास है, क्योंकि संस्कारधानी में ऐसा कोई काम नहीं जो उन्होंने अपने हाथ में लिया हो और पूर्ण ना किया हो, चाहे वो किसी भी पद पर रहे हो। मैं उनका भी अभिनंदन करता हूं। समय की कीमत है और चूंकि उनको जाना है, इसलिए मैं चाहूँगा पूरे सम्मान के साथ मैं उन्हें ही सादर आमंत्रित करता हूं कि आए और अपने मुख्य अतिथि का उद्बोधन दें। सम्माननीय कमलेश अग्रवाल जी। बोलिए भारत माता की जय। आज हम सबको मालूम है कि हम किसकी जयंती मनाने जा रहे हैं, क्योंकि हमारे देश में अनेक महापुरुष पैदा हुए हैं, मगर जब वीर शिवाजी जी की बात आती है तो ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं देश के यदि किसी भी कोने में नाम लिया जाए तो वीर शिवाजी जी का नाम लिया जाता है। मुझे तो ऐसा लगता है कि वो सिर्फ एक महापुरुष ही नहीं, एक वीर ही नहीं, कहीं ना कहीं इनको भगवान का रूप देना चाहिए। आज इस पवित्र कार्यक्रम में भूमि पूजन जरूर हुआ और मुझे इस बात की खुशी है कि आज जो यहाँ पे हमारे अतिथि बैठे हैं, हमारी सोनिया रंजीत सिंह जी, प्रतिभा भापकर जी, वाजपेयी जी, चंद्रशेखर जी, हमारे छोटे भाई बिलोक पाठक जी, और इस कार्यक्रम के दूल्हे राजा बोलना चाहिए तो वो सोनाने जी, जिन्होंने बहुत मेहनत की। मुझे ऐसा लगा कि जब ये मेरे पास करीब 6 महीने पहले आए थे, 6 महीने पहले मेरे ऑफिस में आए, इन्होंने मुझसे बहुत मीठी मीठी बात की। मुझे ऐसा लगा ऐसे मिलने आए होंगे। थोड़ी देर बात की, उसके बाद उन्होंने अपनी डिमांड डाल दी। बोले कमलेश भैया, हमको यहाँ पे कहीं एक मूर्ति का अनावरण करना है, स्थापित करना है। हमने ठीक है। पहले हम लोगों ने 1-2 गार्डन और देखे, मगर मुझे समझ में नहीं आया। मुझे ऐसा लगा कि ये चारों तरफ से बंद है, क्यों ना इसमें कब्जा किया जाए, और हमने इसमें कब्जा भी कर लिया। हमारे भापकर जी बार बार फ़ोन कर करके हमको परेशान भी करने लगे, भैया कब चालू होगा काम, कब चालू होगा। मैंने आप चिंता नहीं करो, करना जिनको है वो खुद ही करवा लेंगे हमारे वीर शिवाजी, क्योंकि ऐसा कहते हैं ना कि मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, करते हो तुम शिवाजी, नाम मेरा हो रहा है। कहीं ना कहीं जाके उनका आशीर्वाद हमको मिलता है। और निश्चित रूप से आज तो हमने भूमि पूजन किया है, मगर अगली जयंती यहाँ पे जो मनाई जाएगी बहुत भव्य रूप से मनाई जाएगी और शिवाजी जी की मूर्ति के सामने मनाई जाएगी। यहाँ पे जो भी काम होना है उसमें पैसे की कमी नहीं आएगी, ये मैं आज आपको वचन देता हूँ। क्योंकि हम लोग नेता रहें चाहे ना रहें, हमें कुछ मिले चाहे ना मिले, लेकिन जनता का आशीर्वाद हमको हमेशा मिलता है। क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि मंजिल मिले ना मिले इस बात का गम नहीं, मंजिल मिले ना मिले इस बात का गम नहीं, मंजिल की तलाश में मेरा कारवां तो है। कहीं ना कहीं हमारे साथ जनता का आशीर्वाद है और हम इसी जनता को लेकर साथ में चलते हैं। और जब यहाँ पे मूर्ति का काम शुरू होगा तो यहाँ पे हम और अच्छी अच्छी चीज़ें कुछ करने जा रहे हैं। अभी हमने यहाँ पे पेवर ब्लॉक लगाने के अंदर सोचे थे, मगर पहले हम सोच रहे हैं मूर्ति का अनावरण हो जाए, मूर्ति स्थापित हो जाए, उसके बाद यहाँ पे कुछ सौंदर्यीकरण का काम किया जाएगा। क्योंकि ये उत्थान फाउंडेशन है, जो इन्होंने लिखा है युवा शक्ति, लेकिन मैंने इसमें देखा अधिकांश सीनियर सिटीजन है, नाम इनने युवा शक्ति रख दिए। लेकिन मुझे खुशी इस चीज़ की होती है कि जितने ये सीनियर सिटीजन हैं ये किसी युवा से कम नहीं है। चाहे धूप हो, चाहे छाँव हो, चाहे बारिश हो, चाहे ठंड हो, इनको अपने काम से मतलब है। हमारे समाज को आगे बढ़ाना है, शिवाजी जी को यहाँ स्थापित करना है तो करना है।
क्योंकि आज के इस भौतिक युग में हर आदमी अपने लिए जी रहा है, मगर जो दूसरों के लिए जीता है वही सच्चा इंसान कहलाता है। हमें अपने लिए नहीं, समाज के लिए जीना है, दूसरों के लिए जीना है, क्योंकि राजनीति हमारा पेशा नहीं है। यदि हम राजनीति में आए तो सिर्फ सेवा भावना को लेके आए हैं, और आप लोग के आशीर्वाद से आज हम 4थी बार पार्षद बने हैं। और ये भी एक इतिहास है कि हमने कभी भी एक वार्ड में दोबारा चुनाव नहीं लड़े। हमेशा हमने चारों वार्डों में अलग अलग चुनाव लड़े। सबसे पहले हम लाला लाजपत राय वार्ड से लड़े, फिर सुभाष चंद्र बनर्जी वार्ड से लड़े, फिर दयानंद सरस्वती वार्ड से लड़े, और फिर महाराजा अग्रसेन वार्ड से लड़े। लेकिन इस बार थोड़ा डर गया था मैं, क्योंकि कुछ ज़्यादा ही दूरी थी मेरे और वाले वार्ड में। हमने फिर भी चलो देखा जाएगा, जनता का आशीर्वाद था, जनता ने आशीर्वाद दी। और आज मैं इस बात को बताने में कोई चूक नहीं करूंगा कि पूरे जबलपुर में 79 वार्ड में यदि सबसे ज़्यादा विकास के काम हुए हैं तो सिर्फ महाराजा अग्रसेन वार्ड में हुए, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि किया कभी व्यर्थ नहीं जाता। यदि आप अच्छे काम करोगे, जनता की सेवा करोगे, तो आपको भरपूर आशीर्वाद मिलेगा। और वही आशीर्वाद मुझे हमेशा आप लोग का मिलता रहा है। और आज इस पवित्र स्थान में मैं आप सभी को, आश्वासन शब्द थोड़ा सा गड़बड़ होता है, क्योंकि राजनीति में आश्वासन बोलो तो आदमी हंसता है, लेकिन मैं आपको प्रॉमिस कर रहा हूँ कि यहाँ पे जिस प्रकार से मूर्ति रखी जाएगी, जिस प्रकार से सौंदर्यीकरण किया जाएगा, पूरे जबलपुर में इससे सुंदर मूर्ति का स्थान कहीं नहीं दिखेगा। यहाँ पे पानी की कोई कमी नहीं है। यहाँ हमने ट्यूबवेल चालू करवा दिया है। अब चारों तरफ नाली बनने वाली है। इसके बाद नाली के किनारे पेवर ब्लॉक लगने वाले हैं। और मैं आपको बता दूं, ये सब काम सैंक्शन हो चुके हैं। थोड़ा सा हमने किसी कारणवश रोक दिए थे, क्योंकि यहाँ पे बिल्डिंग का काम चल रहा है, तो उसके कारण ट्रक आते जाते नहीं तो टूट जाएंगे। वो काम हमारा 2 महीने बाद शुरू हो जाएगा। आप सभी लोग ने इस कार्यक्रम में मुझे बुलाया, इसके लिए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। और भगवान से यही प्रार्थना करता हूं कि आप सभी शतायु हों, प्रसन्न रहें, और आने वाले समय में हम सभी लोग इस जबलपुर महानगर को विकास की गति देने के लिए अपना सहयोग प्रदान करेंगे। इस भावना के साथ, इस वाणी के साथ अपनी बात को विराम देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। अग्रवाल जी के इस शानदार उद्बोधन के बाद हम आमंत्रित करते हैं शिवम जी को। शिवाजी स्तुति, जो एक शिवाजी के ऊपर एक स्पीच देना चाह रहे हैं। स्वागत है। आदरणीय व्यासपीठ और व्यासपीठ उपस्थित मेरे सारे मातृवृत्तों, समान अतिथि, आज शिव जयंती की उपलक्ष्य में आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। सर्वप्रथम शिव चरित्र से हमें क्या सीख मिलती है? शिव चरित्र दुनिया का, इस विश्व का ऐसा ग्रंथ है जिसने मानवता को हमेशा प्रेरणा देते रहे। 750 सालों का परतंत्र केवल 35 साल में दूर हुआ, केवल 35 साल में। छत्रपति शिवाजी महाराज के 50 साल के कालखंड में ऐसा कोई क्षण नहीं आया जहां उनकी मृत्यु से टक्कर ना हुई हो। अफजल खान से युद्ध, मृत्यु, फतेह खान मृत्यु, औरंगजेब मृत्यु। औरंगजेब तो छत्रपति शिवाजी महाराज को मारने पर तुला था जब छत्रपति शिवाजी महाराज के आगरा में अटक हुई। छत्रपति शिवाजी महाराज 17वीं शताब्दी के अंतर्राष्ट्रीय कीर्ति के सेनापति थे, अंतर्राष्ट्रीय कीर्ति के। ये मैं इसीलिए कहता हूँ क्योंकि छत्रपति शिवाजी महाराज के कालखंड में जितने में योद्धा थे उनमें से केवल 2 हिंदुस्तान के थे,
एक मिर्जा राजे जय सिंह, दूसरा अफजल खान। बाकी सारे हिंदुस्तान के बाहर के योद्धा थे सारे। शाइस्ता खान, जिस शाइस्ता खान के छत्रपति शिवाजी महाराज ने उंगली चाटी वो तुर्किस्तान का नवाब था। सिद्दी जोहर खान, सिद्दी सलामत खान यूथोपिया के, बैदर खान पठान, सिकंदर खान पठान ईरान के, दिलेर खान अफगानिस्तान के, करतलब खान यूथोपिया के, आज का ताशकंद रशिया, इन सभी को पराजित करके छत्रपति शिवाजी महाराज ने जीत हासिल की। 350 साल पहले छत्रपति शिवाजी महाराज ने स्वराज्य की निर्मित की और स्वराज्य का पहला नियम सैनिकों को सख्त आदेश था, किसान के खेती बाड़ी फसल के मूल्य तक को हाथ नहीं लगना चाहिए गलती से भी। मंदिर, मस्जिद, चर्च, इनको गलती से तक धक्का नहीं लगना चाहिए। पर स्त्री माते समान, सख्त सख्त आदेश थे। सच बात तो ये है कि राजनीति राजकारण आर्थिक कारण पर आधारित होता है, पर 350 साल पहले छत्रपति शिवाजी महाराज का राजकारण नैतिक जीवन मूल्यों पर आधारित था। नैतिक जीवन मूल्यों पर, यह सबसे बड़ा वैशिष्ट्य है। छत्रपति शिवाजी महाराज ने स्वराज्य की निर्मित की, राज्याभिषेक किया और छत्रपति शिवाजी महाराज ने राज्याभिषेक करके स्वराज्य निर्माण भी किया। परंतु उस वक्त ऐसा था कि सबसे बड़ा धोखा स्वराज्य को कहाँ से था? भूमि से नहीं। छत्रपति शिवाजी महाराज ने सोचा कि अपन ने स्वराज्य निर्माण किया, ये स्वराज्य इस भूमि में पहले से भी थे। विजयनगर का साम्राज्य था, देवगिरी का साम्राज्य था, वो उद्ध्वस्त हुए। आज अपन स्वराज्य की निर्मित कर रहे हैं, ये चिरंतर अखंड रहना चाहिए, चिरकाल चलता रहना चाहिए। तो इसके लिए सबसे बड़ा स्वराज्य को धोखा कहाँ से? स्वराज्य को धोखा भूमि से नहीं, सबसे ज्यादा स्वराज्य को धोखा था समुद्र से। तो देखते ही देखते छत्रपति शिवाजी महाराज ने ये बताया 350 साल पहले स्वराज्य को सबसे बड़ा धोखा समुद्र से था। जब मुंबई पे 26/11 का हमला हुआ तब हमें पता चला उन्होंने सही बताया था। इसलिए सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य के बाद अगर खुद का बंदर, खुद का किसी ने खड़ा किया हो तो हमें छत्रपति शिवाजी महाराज का नाम लेना पड़ता है। आज भी भारतीय नौदल के प्रवेश द्वार पर कभी जाओ तो वहाँ पे लिखा है भारतीय नौदल के जनक, फादर ऑफ इंडियन नेवी छत्रपति शिवाजी महाराज। एक पश्चात प्रवासी ऐसा लिखता है कि नसीब छत्रपति शिवाजी महाराज भूमि पर जन्म लिए, अगर उनका जन्म कभी समुद्र पे होता तो 150 साल राज करना दूर, अंग्रेज भारत का मुंह दूर दूर तक नहीं देख पाते। अब छत्रपति शिवाजी महाराज ने देखते ही देखते समुद्र पर हुकूमत निर्माण करना शुरू किया। 85 महाराष्ट्र को 750 किलोमीटर की समुद्र किनारे, 750 किलोमीटर की, इस 750 किलोमीटर से शत्रु आसानी से अंदर आ सकता है, सरलता से। नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। देखते ही देखते छत्रपति शिवाजी महाराज ने समुद्र पर अपने हुकूमत निर्माण करना शुरू कर दिए। 750 किलोमीटर और 85 किलो का निर्माण कर दिया। 85 किलो का, 85 किलो के साथ 2 जागतिक कीर्ति के पोरबंदर खड़े कर दिए। उस पोरबंदर पे उस टाइम पोरबंदर खड़े कर दिए, आरमार खड़े कर दिए। परंतु उस टाइम जहाज अंग्रेजों से, दारूगोला डच से, तोफ पुर्तगाल से खरीदने पड़ते थे और वो देते भी थे। परंतु छत्रपति शिवाजी महाराज ने सोचा ये आज तो दे रहे, कल अगर इन्हें मना कर दिया तो नहीं। एक बात समझ में आ गई कि जो लोग दूसरे के कंधों पर टिके हुए होते हैं वो कभी भी गिर सकते हैं, परंतु जो खुद के पाँव पर खड़े होते हैं उन्हें गिरने का डर नहीं होता है। स्वराज्य भी खुद के पाँव पर खड़ा होना चाहिए। देखते ही देखते मुंबई में जहाज निर्माण का कारखाना शुरू हो गया, पुणे में दारूगोला निर्मित का कारखाना शुरू हो गया, कल्याण में आरमार की गोदी शुरू हो गई। स्वराज्य में लगने वाला जहाज, स्वराज्य में लगने वाला दारूगोला स्वराज्य में निर्माण होने लगा। देखते ही देखते स्वराज्य स्वावलंबी हुआ, स्वयं पूर्ण हुआ। उद्योगशीलता और उद्यमशीलता ये छत्रपति शिवाजी महाराज के द्वारा दी बड़ी सबसे बड़ी देन, सबसे बड़ी। 350 साल पहले छत्रपति शिवाजी महाराज के जहाज यूरोप, ईरान, तुर्किस्तान, अफगानिस्तान में मसालों का व्यापार करने के लिए जाते थे। छत्रपति शिवाजी महाराज ने यहाँ इतने कारखाने शुरू कर दिए थे कि यहाँ रोजगार की कभी हामी नहीं हुई। 350 साल पहले 85 किलो के साथ 2
जागतिक कीर्ति के पोरबंदर खड़े कर दिए, जहाँ से पूर्व में यमन और पश्चिम में इंडोनेशिया के लिए छत्रपति शिवाजी महाराज के जहाज व्यापार करने हेतु जाते थे। देखते ही देखते छत्रपति शिवाजी महाराज ने लड़ाकू जहाज तैयार करना शुरू कर दिया। लड़ाकू जहाज जिसे आज हम वॉरशिप्स कहते हैं, उस समय छत्रपति शिवाजी महाराज के पास 500 लड़ाकू जहाज थे। आज की डेट में यूएस नेवी के पास भी 484 लड़ाकू जहाज है। उस समय उन लड़ाकू जहाज का सबसे पहला युद्ध अंग्रेजों के साथ हुआ और उस युद्ध में अंग्रेजों का सबसे पराभव कर दिया। जब अंग्रेजों का पराभव कर दिया तब मुंबई का गवर्नर सूरत के गवर्नर को लिखता है कि जब तक छत्रपति शिवाजी महाराज के जहाज अपने आरमार में खड़े नहीं होते तब तक मराठों का पराभव करना असंभव, कठिन। एक फ्रेंच ट्रेवलर एबेकरे नाम का रोहे के कार्यालय में छत्रपति शिवाजी महाराज के अधिकारी से मिलता है और उसने पूछा कि आपके छत्रपति शिवाजी महाराज को हर युद्ध में जीत हासिल होती है, विजयश्री जैसे उनको प्राप्त है, विशेष यशोगाथा जैसे उनके गले में माला डाली हुई है, ऐसा क्या क्या है आपके शिवाजी महाराज ने? उस पर वो अधिकारी उत्तर देता है कि ज्ञान, अभ्यास, निरीक्षण। छत्रपति शिवाजी महाराज को हर क्षेत्र का ज्ञान है, हर प्रांत का ज्ञान है। इतिहास तो मुंह पर रटा हुआ है, पर साथ साथ राज्य शास्त्र, अर्थशास्त्र, नीति शास्त्र, भूगोल शास्त्र, व्यवस्थापन शास्त्र, इसका तक महाराज इसमें तरबेज है। भूगोल जैसे मुंह पर रटा है छत्रपति शिवाजी महाराज के, यहाँ के नदी, नाले, घाट, वाट, पायवाट जैसे छत्रपति शिवाजी महाराज ने अपने हाथों से नक्काशे बनाए। इसके चलते छत्रपति शिवाजी महाराज को हर युद्ध में जीत आसानी से मिलती है। तो वो फ्रेंच ट्रैवलर एबेकरे नाम का छत्रपति शिवाजी महाराज से पूछता है, ऐसा क्या सपना है आपके शिवाजी महाराज का? उस पे वो अधिकारी उत्तर देता है, महाराज का स्वप्न, महत्वाकांक्षा, इच्छा सिंधु नदी से लेके बंगाल की उपसागर तक, अहत तंजावर से लेके तहत पेशावर तक हिंदू साम्राज्य खड़ा करना और उसके भगवा शान से लहराना, ये है हमारे महाराज का स्वप्न। 350 साल पहले छत्रपति शिवाजी महाराज ने अष्टप्रधान मंत्रिमंडल की नियुक्ति की। अष्टप्रधान मंत्रिमंडल में 30 विभाग थे। 30 विभाग में 600 कर्मचारी नियुक्त थे। 600 कर्मचारियों का हर एक कार्य, कर्तव्य अपने अपने कार्य घटने अनुसार ही चलेगा, जिसे हम आज घटनानामा कहते हैं। अब स्वराज्य की पद्धति ऐसी थी कि दशहरे को सीमोल्लंघन करके अक्षय तृतीया में किसान अपने खेतीबाड़ी में लगता था। मतलब सरल है, यहाँ का किसान ही सैनिक है और सैनिक ही किसान है। मल्टी स्किल लेबर पॉलिसी छत्रपति शिवाजी महाराज ने 300-350 साल पहले दी थी। अब कुछ सैनिक युद्ध में शहीद होते थे, उनके उत्तराधिकारी का क्या? देखते देखते योग्य वय स्थापन होने पर उनके उत्तराधिकारी को स्वराज्य में लिया जाता था। अनुकंप तत्व पर नौकरी, ये योजना छत्रपति शिवाजी महाराज की। अब उनके बाल बच्चों का क्या? इनके बोलने से एक बात समझ में आ रही है। अब आप लोग बाला साहेब ठाकरे से कितनी बार मिले मुझे नहीं पता, मैं कई बार मिला हूँ। सेम बाला साहेब ठाकरे। अब उनके उत्तराधिकारी का तो हो गया, पर अब उनके बाल बच्चों का क्या? उनके बाल बच्चों का संयोगन, संवर्धन, शिक्षण, प्रशिक्षण बाल दरवेशी गृह में किया जाता था, जिसे आज हम वसति गृह कहते हैं। ये योजना छत्रपति शिवाजी महाराज की 350 साल पहले। अब कुछ सैनिक ऐसे हो गए जो युद्ध में शहीद हो गए, जिनकी अभी अभी शादी हुई है, घर पे विधवा पत्नी है, उसका क्या? उसकी भी व्यवस्था थी। उस विधवा पत्नी को उस सैनिक के अंतिम वेतन की आधी रकम दी जाती थी उसके जिंदगी भर। फैमिली पेंशन योजना, ये योजना छत्रपति शिवाजी महाराज ने 350 साल दी थी। अब कुछ सैनिक ऐसे हो गए कि जिनकी शादी नहीं हुई, वो फिर भी वो युद्ध में शहीद हो गए, तो उनके बूढ़े माँ बाप का क्या? उनके बूढ़े माँ बाप को 2.5 शेरी नाम की योजना के तहत हर महीने
2.5 राशन दिया जाता था। ये योजना छत्रपति शिवाजी महाराज की। लोक कल्याणकारी राज्य मतलब क्या? लोक नेता, लोक नायक, लोक पालक जिसे कहते हैं वो है छत्रपति शिवाजी महाराज। भारत का संविधान लिखते समय डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर कहते हैं कि हमें संविधान लिखते में कठिनाई नहीं हुई, मुश्किल तो हमें आई नहीं, क्योंकि हमारे आंखों के सामने छत्रपति शिवाजी महाराज के स्वराज्य का आदर्श था। ये रविंद्रनाथ टैगोर कहते हैं ये देश अनेक लोगों का, ये देश विविध लोगों का, इन सबको एकत्रित करना मुश्किल, एकत्रित किया तो इनके विचारधारा को एकत्रित करना मुश्किल, इनके विचारधारा को एकत्रित किया तो इनको एक जगह पे लाना मुश्किल, पर इसका इन सबका काम आसान जिसने किया वो है छत्रपति शिवाजी महाराज। अब छत्रपति शिवाजी महाराज का जो राज्याभिषेक के बाद कुछ घटनाएं हुई जिसको मैं मराठी में बोलना चाहूँगा। छत्रपती शिवाजी महाराजांचा राज्याभिषेक झाला। छत्रपती शिवाजी महाराजांचा राज्याभिषेक झाला ही खबर औरंगजेबला गेली की छत्रपती शिवाजी महाराजांचा राज्याभिषेक झाला, तर त्यांनी शिवाजी महाराजांचा राज्याभिषेक थांबवायचा भरपूर प्रयत्न केला होता। तर त्यांनी हे काम त्याच्या दूध भावाला सोपवलं। त्याचं नाव होतं, त्याचा दूध भाऊ नगर जवळ राहत होता बहादूर गडावर, त्याचं नाव होतं खान जहान बहादूर जहान शिबत जहान कोकलतान सुलतान। तर त्यांनी हे पत्र पाठवलं की तिकडं राज्याभिषेक पण झाला, तुम्ही करताय काय? राज्याभिषेक झाला, तुम्ही करताय काय? त्यावर तो बहादूर खान लिहितो औरंगजेबला, आम्ही पश्चिमेकडून भरपूर प्रयत्न केले पण आलमपना ये खुदा की इच्छा कि छत्रपति का स्वराज्य निर्माण हुए। उस पर अब उसको पता था औरंगजेब तो जान से मारेगा, छोड़ेगा नहीं, पर उसको एक बात पता थी कि औरंगजेब अगर पैसे की बात करो तो औरंगजेब पिघलता है। तो उसने फिर से पत्र लिखा औरंगजेब को, यहाँ पर बहादुरगढ़ पर मैंने 1 कोटी नगद और 200 अफगानी घोड़े जमा के रखे हैं, बस एक बारिश खत्म हो जाए, फक्त हा पावसाळा संपू द्या, मी 1 कोटी नगद आणि 200 अफगानी घोडे तिकडं लगेच पाठवतो। औरंगजेब खुश झाला, पाठवा लगेच। ही खबर जेवढ्या वेगाने दिल्लीला गेली त्याच्यापेक्षा जास्त वेगाने छत्रपती शिवाजी महाराजांकडे गेली। छत्रपती शिवाजी महाराज आपल्या गुप्तहेर खात्यावर कमालीचा खर्च करत होते, कमालीचा इतका की ते गुप्तहेर खातं इतकं गुप्त होतं आत्तापर्यंत की छत्रपती शिवाजी महाराजांचे गुप्तहेर प्रत्येक राज्यात होते। आणि आज इतिहासाला बहिर्जी नायक जर सोडले तर बाकी कुठल्याच गुप्तहेरची माहिती नाही। इतकं गुप्तहेर छत्रपती शिवाजी महाराजांचं खातं होतं, इतकं गोपनीय। तर खबर गेली छत्रपती शिवाजी महाराज ठीक आहे बरं झालं, तसं पण खर्च झालाच होता स्वराज्यासाठी, चला आता बहादूर खानची फौज 35,000ची, आपली फौज आपल्याकडे फौज नाही, आपला खेतीबाडी किसानवाला नेमकंच पावसाळा सुरू झाला होता, तर पावसाळ्यात तो सगळं आपल्या पिकांसाठी लागला होता। तर मग विषय असा की आपली फक्त फौज 10,000 त्याची 35,000, आता करायचं काय? पर्याय निर्माण केले छत्रपती शिवाजी महाराजांनी। जर आपली वाढत नसेल ना तर त्याची कमी करा। आता कमी करायची कशी? आता छत्रपती शिवाजी महाराजांनी हंबीररावला म्हटलं की ही 9,000ची फौज तुम्ही घ्या। हंबीरराव म्हटले, हंबीररावनी 9,000ची फौज घेतली। 9,000च्या फौजचे 2 तुकडे केले परत, एक 2,000ची आणि दुसरी 7,000ची। 35,000ची फौज आणि इकडे बघला आपली 7,000ची, त्याच्यातली 2,000 मराठे नगर मार्गाने आणि 2,000 आणि बाकीचे उरलेले 7,000 मराठे पुणे मार्गाने बहादूरगडावर केलं आक्रमण। बहादूरगडावर मराठ्यांनी दिवसा आक्रमण केलं, गेले यलगार ताबदार आक्रमण झालं। 2,000 मराठे बहादूरगडाच्या दिशेने गेले, आक्रमण, दोन्ही लढाऊ आमने सामने आला, आक्रमण झालं।
आणि मराठी बिंबळणे, जय भवानी जय शिवानी आक्रमण. तेवढ्यात बहादूर खाननी पण आक्रमण बोलला. जसं बहादूर खान आक्रमण बोलला, तलवारी उभा राहिला, मराठीने परत रिव्हर्स गिअर टाकला. चलो. बहादूर खान पुढं, मराठी पुढं, बहादूर खान मागं, मराठी पुढे, बहादूर खान मागं. परत बहादूर खान आता बोलला, आता हे काही लढाईच्या मार्गात नाही. बहादूर खान थांबला. चलो. परत बहादूर खान जसा बहादूरगडाकडे गेला, परत मराठी त्याच्या पाठीमागं. 2000 मराठे परत दोन्ही आमने सामने आल्या. युद्धची घोषणा झाली, एकदार तात्बार युद्ध. परत मराठ्यांनी टाकला रिव्हर्स गिअर. बहादूर खान आता वैतागला. आता काही सोडत नाही. आता जिथपर्यंत ताणतील तिथपर्यंत ताणतो. जेवढे जाता येईल तेवढे जाऊ द्या. बहादूर खान पुढं, मराठी पुढं, बहादूर खान मागं, मराठी पुढं, बहादूर खान मागं. बघता बघता नगर आला, नगरवरून शिरूर आलं, शिरूरवरून पुण्याच्या घाटात, सह्याद्रीच्या घाटात. यांना इतकं पागल केलं की त्यांना समजलंच नाही की मराठी गेले कुठं. बघता बघता इकडे खबर कळली. 6,000 सैनिक लगेच पाठवले बहादूरगडावर. 6,000 सैनिकांची फौज पाठवली. बहादूरगडावर फक्त 2च लोक होते, वॉचमन आणि गेटमन. सुजून वैतागले अहो. बहादूरगडावर 1 कोटी नगद, 200 अफगाणी घोडे ताबीज केले. हंबीरराव मोहित्यांनी 200 घोडे, 1 कोटी नगद तर घेतली, पण बाकीचं सामान त्यांना काही घेता नाही आलं. त्याच्यामुळं त्यांनी वैतागून बाकीच्या सामानाला आग लावून दिली आणि गडावर आले. आता छत्रपती शिवाजी महाराजांना माहिती, बहादूर खान काय गप नाही बसणार. तर करायचं काय? छत्रपती शिवाजी महाराजांनी आपला वकील बहादूरगडावर पाठवला आणि त्या वकिलाने बहादूर खानला बोललं की खान, आलमपना, हमसे गलती हो गई, इट वॉज एन एक्सीडेंट, गलती से हुआ. ये छत्रपति शिवाजी महाराज ने जो भी हुआ गलती से हुआ. हम आपको, छत्रपति शिवाजी महाराज आपकी सेवा में तैयार है. छत्रपति शिवाजी महाराज संभाजी महाराज को आपकी सेवा में तो भेजेंगे, पर वो खुद भी आएंगे. तेवढ्यात खान खुश झाला. खान पगाळला. वकिलाला वाटलं मासा फसला. आता वकील म्हटले ठीक आहे. बहादूर खान म्हटला ठीक आहे, पाठवा, चालेल. फक्त एकच शर्त आहे, हे फक्त पावसाळ्यापर्यंत. जसा पावसाळा संपला की छत्रपती